इस चैप्टर की शुरुआत से हम लोगों ने जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था कि दो मासेस हैं, एक है m1 और एक है दूसरा m2। इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r। तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा? तो F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अरे आप लोगों को याद करना है, आप लोग के लिए है ये, तो बोलना है साथ में बोलते जाना है, इसको तो याद रहेगा ये, है ना। चलिए, तो पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का हमने देखा था, दो मासेस के बीच में फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? मास m1 के ऊपर या m2 के ऊपर? फोर्स कभी भी अकेला नहीं आता, फोर्स हमेशा कैसे आता है? पेयर में आता है, इक्वल एंड अपोजिट के पेयर में आता है। फोर्स हमेशा पेयर में आता है, इक्वल एंड अपोजिट के। तो ये फोर्स दोनों के लिए कॉमन है। इसके ऊपर भी सेम यही फोर्स लगने वाला है, इसके ऊपर भी सेम यही फोर्स है, और इसके ऊपर भी सेम यही फोर्स है, इक्वल और अपोजिट। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और इसे कहेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। लेकिन ये दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू बिल्कुल सेम है। इसी को हम लोग F21 बोलेंगे, इसी को हम लोग F बोलेंगे, तो एक ही फोर्स हम लोग लिखते हैं। दोनों के बीच में सेम फोर्स लगने वाला है। तो ये हम लोगों ने पहला फॉर्मूला देखा था। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था? हमने जी की वैल्यू देखी थी। दूसरा फॉर्मूला देखा था वैल्यू ऑफ जी। क्या फॉर्मूला था इसका? का फॉर्मूला क्या था जी का? जी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए डिफाइन किया था हमने? अपनी अर्थ के लिए। तो यहाँ पे ये जो मास होगा किसका होगा? अर्थ का मास। और ये जी हमने किस पॉइंट के लिए डिफाइन किया था? अर्थ की सरफेस के ऊपर। ध्यान से देखना, यहां पे मैं आर की जगह पे क्या लिख रहा हूं? अगर मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं, इसका मतलब जो बॉडी है ना वो सरफेस के ऊपर ही रखी हुई है यहां पे। इसलिए तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? आर। अगर मैं स्मॉल आर लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं स्मॉल आर लिख रहा हूं, इसका मतलब बॉडी हो सकता है यहां कहीं पे हो। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? आर। या ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी ना अंदर कहीं हो, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? आर। चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, लेकिन सरफेस पे होगी तो हम क्या बोलेंगे? हमेशा कैपिटल आर बोलेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया था। इसमें अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस और जी की वैल्यू रखी थी। तब हमको एक वैल्यू मिली थी, वो कितनी थी? 9.81। 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद इस जी की वैल्यू ना चेंज होने लगती है। अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर कहीं चले जाएंगे, यहां से यहां की हाइट अगर h है, अर्थ की रेडियस r है, तब यहां इस नई जगह पे जो है ना जी की वैल्यू, उसको हम जी डैश कहेंगे। और जी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या था? जी ब्रैकेट में आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल्स टू, मैं अकेला पढ़ रहा हूं क्या? बोलो, फॉर्मूले याद ही नहीं है? अच्छा, कुछ देखा देखा तो लग रहा होगा ना कि ऐसे फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं। आप लोग अपनी कॉपी से भी देख के बता सकते हो फॉर्मूले, बट बोलना है साथ में, तो दैट आप लोग को याद रहे, है ना। तो ये तीसरा फॉर्मूला हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? एक चौथा फॉर्मूला, कि अर्थ की सरफेस से अगर आप अंदर की तरफ चले गए, ये देखो, ये आपने डी डेप्थ के ऊपर चले गए, अगर आप डी डेप्थ पे चले गए, तब यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर। खास बात ये कि अगर आप ना आर तक के चले गए, मतलब इसके सेंटर तक के चले गए, तो देखो इसकी जगह पे आर रखोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। जी की वैल्यू सिर्फ दो ही जगह पे 0 है। कहां कहां पे? एक तो सेंटर ऑफ अर्थ, और दूसरा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसके बाद हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, आई थिंक, है ना। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ गोल गोल घूमती है, उसके कारण इसका जी ना हर जगह चेंज हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कितना समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला देखा था, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, सिक्स्थ। तो मैंने बताया था जी एट पोल डिवाइडेड बाय जी एट इक्वेटर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर।
ये उन दोनों के बीच का रिलेशन है जो आप लोगों को पूछता है। डिराइव करना मैंने क्लास में बता दिया है। ये चीजें हम लोगों को इतनी याद रहनी चाहिए। कई सारे फॉर्मूले याद हैं? पक्का? नहीं है तो याद कर लेना, अगली क्लास में कॉन्फिडेंट दिखना कि हाँ सर हमको सारे फॉर्मूले याद हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद हमने देखा था, कितना नंबर आ गया अब? 7th, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया था, कुछ कुछ बुक्स में इसको ई से भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आगे चल के ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ने वाले हैं तो उसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ अपॉन एम। ये देखो, ये एक बहुत बड़ा मास है एम, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर कोई एक छोटू सा मास रखा है एम। अब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? ऑब्वियसली लग रहा होगा। इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा ना एफ, ये फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? फॉर्मूला पहली स्लाइड में पढ़े हैं, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग उस फॉर्मूले से ये फोर्स निकाल सकते हैं और उस फोर्स को इसके मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? उस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने जब वैल्यू पुट करी थी, इसकी जगह रख के देखो, एफ की जगह पे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा और आई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होती है? इसके इक्वल होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर के। लेकिन अभी पिछली स्लाइड में हमने ये भी देखा कि स्मॉल जी की वैल्यू भी क्या होती है? सेम, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जो इसकी फील्ड की इंटेंसिटी है ना, वो किसके इक्वल आती है? हमेशा जी के इक्वल आती है, स्मॉल जी के। तो याद रखना, ये हमेशा स्मॉल जी के इक्वल आएगी, हमेशा स्मॉल जी की। न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, दोनों चीजें सेम नहीं है, बट ना कोइंसिडेंस ऐसा है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी देखी। उसके बाद 8th हमने क्या देखा था? पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक बात बताओ, ये अर्थ की सरफेस है, यहां पे कोई खड़ा है, मैंने ईंट को जस्ट यहां पे रखा हुआ है, उसके सर से बस 1 इंच ऊपर, इस ईंट में उसकी जान लेने का पोटेंशियल है या नहीं है? नहीं है। बस 1 इंच ऊपर ये वो एक खड़ा है और यहाँ पे ईंट रखी हुई है, ईंट गिरेगी, वो अपना सर साफ करेगा और निकल जाएगा। क्या इस ईंट में ज्यादा पोटेंशियल है? अभी नहीं है। लेकिन सोचो, अगर इस ईंट को मैं उठा के इसको 10 मीटर ऊपर रख दो, अब इस ईंट में पोटेंशियल है कि उसकी जान ले सकती है? बिल्कुल पोटेंशियल है। तो इसका पोटेंशियल देखो लोकेशन के साथ में चेंज हो गया, ईंट का पोटेंशियल लोकेशन के साथ में चेंज हो गया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू अपॉन एम, वर्क डन डिवाइडेड बाई इसका मास। इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसको किसी एक प्लेस तक के लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, इस पॉइंट तक के लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन डिवाइडेड बाई इसका मास ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो इस पॉइंट पे हर बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, चाहे बॉडी कोई सी भी हो, क्योंकि हमने क्या कर दिया है? वर्क डन को उससे मास से डिवाइड कर दिया है। तो इस पॉइंट पे हमको लोकेशन पे हमको पोटेंशियल पता चल गया। अब देखो, पोटेंशियल का हमको पता चल गया, अब हम लोग निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अभी ना शुरुआत में ही ग्लिम्स दे देता हूं, अगली स्लाइड में हम लोग जो फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, वो फॉर्मूले हम लोगों को आगे चल के पढ़ना है। सबसे पहले इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? एफ अपॉन एम। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमको स्मॉल आर लिखना चाहिए क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि अर्थ की सरफेस पे ही पूछेगा। अर्थ की सरफेस पे पूछेगा तो हम इसकी जगह कैपिटल आर लिख देंगे। सरफेस से ऊपर कहीं पोटेंशियल पूछेगा तो उसके लिए हम लोग हमेशा स्मॉल आर साइन रखते हैं। दूसरी चीज हम लोग क्या देखेंगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस डब्ल्यू अपॉन एम। इस स्लाइड में सारे फॉर्मूले हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर। कितना समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। उसके बाद अगला हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है पता है? बस माइनस डब्ल्यू। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू।
अगर आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, तो आप क्या करोगे, बस उसके मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे ना, mgh, मास से हमेशा मल्टीप्लाई करते थे। एक बात बताओ, ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे 1 फीट ऊपर ये एक छोटा सा कोई बॉडी रखी है और एक बड़ी बॉडी रखी हुई है, दोनों में से किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? पोटेंशियल एनर्जी किसके पास ज्यादा है? जो बॉडी बड़ी है उसके पास में एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास के ऊपर। तो देखो, पोटेंशियल में मास को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है। ये ग्लिम्स है, इसके बाद हमको इसको डिराइव भी करना है, इसका जो फॉर्मूला है। और इसके डेरिवेशन के ऊपर आप लोग 4-5 स्टार लगा लेना, आपको किसी न किसी एक एग्जाम में या सीटी में, टेस्ट में वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस स्लाइड के ऊपर ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मैं पूछूंगा इंटेंसिटी तो आप बोलेंगे एफ अपॉन एम या जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं पूछूंगा पोटेंशियल तो माइनस ऑफ वर्क डन अपॉन मास या माइनस जीएम अपॉन आर। उसके बाद तीसरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? निगेटिव वर्क डन। कौन सा वर्क डन अभी देखने वाले हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसके ऊपर 3-4 स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल ना बहुत इजी इजी आते हैं, बस हम लोगों को ना ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, सारे के सारे, कुछ भी नहीं छूटेगा, अभी बनाएंगे हम लोग। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी at a point is defined as, at a point is defined as the amount of work done, the amount of work done in bringing the body, amount of work done in bringing the body from infinite to that point, against gravitational attraction, against gravitational attraction। तो देखो हमने ना एक इमेजिनरी एक जगह मान के रखी हुई है, उसका नाम है इंफिनिटी। ये जगह ना इंफिनिटी है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अर्थ से, वो जो मैंने बनाया ब्लू कलर का वो अर्थ है, यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर कोई एक मास था m। इस मास m को उठा के मैं चाहता हूं कि ना इस पॉइंट तक के मैं लेके आ जाऊं। इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है m, कोई मास है m, उसको मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पे लेके आ जाऊं। क्या वो अपने आप आ जाएगा या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा यार, ऑब्वियसली। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक शर्त होती है, हिडन शर्त, कि इसको जब आप यहां से यहां तक के लेके आएंगे ना, तो इसका असलरेशन नहीं होना चाहिए, यानी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे आना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, दोनों बॉडी के जो बीच की फोर्स है उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? आज की क्लास का पहला फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे कम होते जाएगी, इनके बीच की फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा दूर है ये, अभी इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 0, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस है। फोर्स का फॉर्मूला याद रखो ना, फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। मैंने एक्स बोल दिया डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस कितनी है? इनफाइनाइट। नीचे इनफाइनाइट रखोगे तो दोनों के बीच फोर्स कितना है? 0। ये उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? इनफाइनाइट। लेकिन सोचो, अगर मैंने इसको हल्का सा यहाँ पे पुश कर दिया, हल्का सा पुश, तो ये तो वैक्यूम में है, स्पेस में, ये रुकने वाला नहीं है। ये क्या करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। स्पेस में ऐसा ही होता है, वहां पे क्या है? एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में आपने एक बार थोड़ा सा फोर्स दे दिया, उस डायरेक्शन में मोशन होता ही रहता है। तो इसके पास भी क्या आ जाएगा? मोशन आ जाएगा। अब ये देखो, मोशन आ गया, धीरे 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 यहां तक के जब पहुंचा, तो पता है अब इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, अब इससे एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ चुका है। और फाइनाइट डिस्टेंस पे आ चुका है मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ चुका है।
अब वो इसके ऊपर फोर्स लगाने वाली, यहां पे जो फोर्स लगा रही है उसका नाम है F1। अब जब ये यहां तक के पहुंचेगी, यहां तक के, बताओ इसके ऊपर फोर्स बढ़ चुका होगा या कम हो चुका होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, डिस्टेंस जितनी कम होगी ना फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा। और यार इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इसकी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू असलरेशन। फोर्स लगा है तो असलरेशन आएगा, और असलरेशन ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और हम यही तो नहीं चाहते कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है, बिना वेलोसिटी चेंज किए उसको यहां से यहां तक के लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे इसलिए ना यहां से एक फोर्स लगा के रखते हैं, ताकि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे। वो फोर्स हमको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे पास आ रहा है ना, इसका फोर्स बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो हमें ना फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है ताकि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। वो आए इस तरफ, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो यहां से यहां तक कि तुमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वर्क डन। यही जो वर्क डन हमने किया है ना, वही क्या कहलाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो वही मैंने लिखा कि जो भी वर्क डन हमने किया है वही क्या कहलाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब वर्क डन के सामने मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। और वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, 180 डिग्री, इसलिए वो नेगेटिव का साइन है। ये इतना समझ में आया? तो हम लोगों ने लिखा द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जो भी मैंने इसमें वर्क डन किया है इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ही मैंने एक फोर्स लगाया है। अगर फोर्स नहीं लगाता ना तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से आके यहाँ पे पहुंचता। तो हम कांस्टेंट स्पीड से इसको यहाँ पे लेके आए। ठीक है, तो ये फोर्स जो है मेरा, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहा है, ये टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो वर्क डन अब हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन के थ्रू निकालेंगे। तो इसका डेरिवेशन अब हम कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट ऑलवेज। ये डायग्राम बना लेना, एक सर्कल बना लेना, वो हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मास है, उसको आप थोड़ी थोड़ी दूर पे दिखा देना कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको मैं उस पॉइंट तक के लेके जाना चाहता हूँ। देखो न्यूमेरिकल में ना सब बनेगा, यहाँ पे ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, फिर न्यूमेरिकल सब बनता है। लिखिएगा, एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट। पता है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता तो हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो है ना, फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, उसकी डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके। याद करो वो जमाना जब मैंने आप लोगों को बताया था वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस, याद आ रहा है? डेरिवेशन किया था हमने वेरिएबल फोर्स के कारण, इंटीग्रेशन किया था, याद आ रहा है या नहीं? इंटीग्रेशन किया था कि जब भी वेरिएबल फोर्स रहती है तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। तो क्या लिखवाया मैंने, एज फोर्स इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, हेंस वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय, वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय U इज इक्वल्स टू, जो वर्क डन हमको निकालना है, न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा हूं, इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फोर्स है, इंटू dx। और कहां से कहां ला रहे हैं हम लोग इसको, इन्फानाइट से उठा के r डिस्टेंस के ऊपर लेके आ रहे हैं। मेरी ये इच्छा है कि अर्थ के सेंटर से ना इसको मैं r डिस्टेंस तक के लेके आ जाऊं। अब ये इन्फानाइट पे कहीं रखा हुआ था, मैं चाहता हूं कि इन्फानाइट पे ना हो, अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से ये r डिस्टेंस तक के पहुंच जाए। तो देखो इस पॉइंट मास को इन्फानाइट से r डिस्टेंस तक के उठा के लाने के लिए मैंने ये वाला फोर्स लगाया है, मल्टीप्लाइड बाय ये वाली डिस्टेंस। बस इसको इंटीग्रेट कर दोगे आपका आंसर है। इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा,
इज इक्वल्स टू इन्फानाइट से आर जी एम एम, ये तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर -2, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर -2, तो कितना हो जाएगा जी एम एम, एक्स की पावर -2, तो एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में भी -2 + 1, इन्फानाइट से आर के बीच में इंटीग्रेशन करना है। क्या सब बच्चों को इंटीग्रेशन करना आता है? मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसलिए। x की पावर n को जब आप इंटीग्रेट करते हो ना तो ये लिखते हो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये होता है इंटीग्रेशन। तो x की पावर -2 है तो n की जगह पे मैंने -2 लिख दिया है एज इट इज। तो देखो यहाँ पे आपको मिलेगा u इज इक्वल्स टू -GMM, ये नीचे देखो -2 + 1 है ना, -1 मिलेगा, इसलिए उस माइनस को मैंने सामने लिया है, -GMM, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/x। इन्फानाइट से r के बीच में अभी लिमिट लगाना है। 1/x क्यों मिला? क्योंकि ऊपर में क्या है, x की पावर -1 बचेगा, तो x की पावर -1 यानी कि 1/x। इसमें एक बार ये वाली लिमिट लगाओ GMM, एक बार अपर लिमिट 1/r, एक बार लोअर लिमिट इंफिनिटी, तो u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -GMM/r। बस यही वो डेरिवेशन है जो आपको 4 to 5 मार्क्स दे जाएगा एग्जाम में। या क्या हमने बस एक ही बार इंटीग्रेशन किया है? साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी मास को इन्फानाइट से आर डिस्टेंस तक के उठा के लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी। खत्म। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, चेंज हो रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रही है, इसलिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाया कि उसके वर्क डन के इक्वल होता है, तो मैंने लिखा ये वर्क डन के इक्वल है, वो अपने आप क्या हो गया माइनस में आ गया, इसलिए मैंने वहां पे -w लिख दिया। कि इतना समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये छुपा हुआ कौन है, -GM/r, ये क्या है? यही तो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल में मास का मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलती है? पोटेंशियल में मास का मल्टीप्लीकेशन करने से। पोटेंशियल कितना होता है, -GM/r। कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं। हाँ, तो ये वाला जो हमने उन्हें लिखा है स्लाइड, इसमें देखो मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल्स टू -GMM/r। ये तो पूरा का पूरा पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। कितना समझ में आया? इस स्लाइड के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड GM/r², पोटेंशियल एट एनी पॉइंट r -GM/r, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट -GM/r। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत मामूली टाइप के आते हैं कि इंटेंसिटी वाला एक क्वेश्चन है आपके अरोरा में कि एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे, तो बताओ उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे तो अजीब लगता है, लेकिन ये देखो F/m, ये फॉर्मूला याद है तो फिर एक लाइन का क्वेश्चन है, वो एस एल अरोरा का क्वेश्चन है। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 10 किलोग्राम की बॉडी पे, तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। जो बच्चा सिर्फ इसको याद करके रखा है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने ये दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख पाए। पोटेंशियल निकालने के लिए बोलेगा, कई बार आपको देता है कि इतना वर्क डन करना पड़ा, तो बताओ पोटेंशियल कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, या यहाँ पे देखो मैं कुछ रिलेशन भी बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। यहाँ पे देखो एक रिलेशन है जो कि बहुत फेमस है, I और V के बीच में रिलेशन। आप देखो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखो क्या मिलता है। डिफरेंशिएशन आता है सबको? मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखो इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो -GM, इस r को मुझको डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो r की पावर भी -1 था,
आर की पावर -1, -1 कितना हो जाएगा ये, -gm अपॉन, और सामने में क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और क्या बचेगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे हमको क्या पता चलता है, देखो ये आई मिल गया। जैसे ही तुम v को एक बार डिफरेंशिएट करते हो तुमको आई मिल जाता है। इनके बीच का रिलेशन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो ये रिलेशन को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी हमको कब मिलती है, जब हम लोग इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। ये इसको चलो मैं बाद में लिखवा दूंगा क्वेश्चन के फॉर्म में, अभी ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, टू बॉडीज ऑफ मासेस। तो देखो वैसा इजी वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ठीक ठाक वाला करवाऊंगा, है ना, जिसमें आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पता चले। टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 1000 kg, टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 1000 kg, m1 दिया हुआ है मान लो 10 kg और m2 दिया हुआ है 1000 kg, ये दो बॉडीज हैं, आर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, आर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। डिस्टेंस कहां से कहां तक की होती है, सेंटर टू सेंटर, तो ये 1 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, 1 मीटर अपार्ट, फुल स्टॉप। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन भी बना देता हूं मैं, ये है वो लाइन जो दोनों को ज्वाइन कर रही है। ऑन विच पॉइंट, sorry, at which point on the line joining them will the gravitational field intensity, will the gravitational field intensity be zero, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो। अब यहां पे देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला तुरंत याद आ जाना चाहिए, एफ अपॉन एम या जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक बात बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, विप्लव? वेक्टर, अरे फोर्स दिख रहा है इसमें, फोर्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, हमेशा उसकी तरफ ही होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर है, स्केलर है, क्योंकि वर्क क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, रिजल्ट। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल की, सॉरी, फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। चलो मैंने मान लिया कि वो वाला जो पॉइंट है, वो वाला पॉइंट एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस और ड्यू टू दिस दोनों की सेम। उधर बना दिया थोड़ा, इधर बनाता हूं छोटे वाले की तरफ। ये वाला एक ऐसा पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे ये छोटू मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जी इंटू 10 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों मास के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। यहां 0 कब होगी, जब इसके कारण लगने वाली इंटेंसिटी और इसके कारण लगने वाली इंटेंसिटी दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी और इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। इसके लिए ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए ये है, दोनों की वैल्यू जब सेम होगी तभी तो यहाँ पे 0 मिलेगा ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछा है वो किसके इक्वल होती है, जी एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर।
अगर ये x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, g इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला है किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो इस पॉइंट पे देखो, इसके कारण लगने वाली इंटेंसिटी ये, इसके कारण लगने वाली इंटेंसिटी ये, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो यहीं पे तो 0 हो जाएगी ना। समझ में नहीं आया? देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है मतलब उसकी डायरेक्शन होगी। ये वाला मास इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर, और ये वाला मास इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर। तो दोनों की अपनी अपनी फील्ड इंटेंसिटी है। एक ऐसा पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में जहां पे इसके जरिए लगाया गया फोर्स और इसके जरिए लगाया गया फोर्स दोनों सेम होगा। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना यार। अभी देखो ये छोटा बॉडी है और ये बड़ा बॉडी है। अगर इसके बीच में आपने एक मास m को रख दिया, ये किसकी तरफ जाएगा, कौन इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ये वाला मास बीचों बीच है तो ये 100% यहां चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने डिस्टेंस थोड़ी सी चेंज करके इसको यहां पे ले आया, अब देखो इससे कम डिस्टेंस और इससे ज्यादा, तो ऐसा हो सकता है ना कि ये बैलेंस्ड हो जाए। इससे डिस्टेंस कम है और इससे डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा यार, उसी पॉइंट की आपको लोकेशन निकालना है। इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है, क्योंकि देखो यहां से डिस्टेंस कम है लेकिन यहां से डिस्टेंस ज्यादा है। भले ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है पर डिस्टेंस देखो ज्यादा है ना, और इसलिए छोटा मास है लेकिन इससे डिस्टेंस कम है, तो दोनों का फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा दोनों के बीच में। हमने मान लिया वो पॉइंट कहाँ है, एक्स डिस्टेंस पे। तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। इसकी फील्ड इंटेंसिटी कितनी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को इस पॉइंट पे इक्वेट कर देंगे कि भैया ये भी इसको सेम फोर्स से खींच रहा है, ये भी सेम फोर्स से खींच रहा है। हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इतना नहीं समझ में आया? पक्का? सॉल्व करो फिर इसको। लिखिएगा एट एट पॉइंट ऑफ जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी g into 10 upon x square will be equal to g into 1000 upon 1 minus x का होल स्क्वायर। भाई दोनों उसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं लेकिन वहां पे 0 है। कब 0 होगा, जब दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। एक लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, एक राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो यहां से आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट आंसर बताओ, 30 सेकेंड्स। अक्षत सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आया तो वो बताया, मैं इसको और एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। कोई है? ठीक है, देखो यहाँ पे ये छोटू मास है और ये बड़ा मास। अगर पॉइंट यहां पे मान लो, यहां से भी 2 मीटर की डिस्टेंस पे और यहां से भी 2 मीटर की डिस्टेंस पे, दोनों की डिस्टेंस सेम है। फॉर एग्जाम्पल बीच में यहाँ पे कहीं पॉइंट है, इसके कारण जो इसके ऊपर इंटेंसिटी लगेगी वो कितनी हो जाएगी, जी इंटू ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। इसके कारण इंटेंसिटी जी एम अपॉन 2 का स्क्वायर, और इसके कारण इंटेंसिटी लगेगी कितनी, जी इंटू छोटा एम अपॉन 2 का स्क्वायर। ये छोटा मास है और ये बड़ा मास है। बताओ ये किस तरफ चला जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सब कुछ डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है तो क्यों ना इसको थोड़ा सा इधर पास ले आते हैं। अब यहां जैसे ही हमने इसको पास लाया तो देखो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसके कारण लगेगा जी छोटू एम अपॉन 3 का स्क्वायर और इसके कारण लगेगा जी कैपिटल एम अपॉन 1 का स्क्वायर। तो देखो नीचे वैल्यू छोटी होगी,
अब नीचे वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो इसके कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ये भी इक्वल और ये भी दोनों आपस में, सॉरी ये 1 होगा ना भाई, इसके पास आ गया ना, तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर, और इससे कितनी हो जाएगी, कैपिटल जी एम अपॉन 3 स्क्वायर। ऊपर मास छोटा तो नीचे डिस्टेंस भी छोटी, ऊपर मास बड़ा तो नीचे डिस्टेंस भी बड़ी, तो हो सकता है ना कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा कि इसमें दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और जिस पॉइंट पे ये और ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, तो इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अरे ना, समझ में आ रही है, पक्का ना, ठीक है, तो इस पॉइंट पे निकाले एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। देखो दोनों साइड जी से जी कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, यहाँ पे पहले से 100 है, तो 100x स्क्वायर। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 1 - x इज इक्वल्स टू 10x बचेगा, इसका स्क्वायर रूट लेने पे ये 2 हट गया, 100 का 10 बन गया, और एक्स स्क्वायर का x, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, इधर आएगा तो 1/11 मीटर, यानी छोटे वाले मास से 1/11 मीटर की डिस्टेंस पे जो पॉइंट है ना, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 मिलने वाली है। क्यों 0, क्योंकि उसके कारण इसके कारण दोनों सेम हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है 8.3, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 8.3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of 4 masses, sorry, 4 particles, 4 particles, 4 particles placed at the vertices of a square, placed at the vertices of a square of side small l। मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of a 4 particles placed at the vertices of a square of side small l, full stop, also obtain the potential at center of square, also obtain potential at center of square, center of square। अच्छा एक बात बताओ, अभी इस बोर्ड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहां पे मैंने एक पॉइंट बना दिया, पॉइंट पी, इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, कोई मास है ही नहीं यार यहाँ पे, तो कौन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब अर्थ होगी ही नहीं यहाँ पे, ये पेन यहीं पे है लेकिन अर्थ अब चली गई, यहाँ से गायब हो गई, तो ये कहाँ नीचे गिरेगा, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ मास है ही नहीं। तो जब कोई मास है ही नहीं, अब देखो मैं इसको यहां से यहां मूव करना चाहता हूँ, तो मुझे फोर्स फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं, बस छू दूंगा ये तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर कोई वर्क डन हमको नहीं करना पड़ेगा। हमें वर्क डन कब करना पड़ता है, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें कुछ करना हो, तभी हमें वर्क डन करना पड़ता है। समझ पा रहे हो इस चीज को, स्पेस में वॉक करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अर्थ पे आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी सीढ़ी चढ़ना है, कुछ भी, तो आपको वर्क करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार ट्राइंगल बनाएगा, कई बार स्क्वायर बनाएगा और पूछेगा बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि आपको ये तो पता होगा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को, सॉरी सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एक ये पॉजिटिव चार्ज मान लो रखा हुआ है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्या कहीं इधर उधर मूव कर सकता है, बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं। कोई रिपेल कर रहा है,
नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 है। लेकिन अगर मैंने चुपके से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, बताओ इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा? ये बहुत स्पीड से दूर निकल जाएगा, इसके पास अपने आप पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अपने आप इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लेकिन अगर ये नहीं होता तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये कहीं भी नहीं जाएगा, इसको जहां रख दोगे ये वहीं रहेगा। तो किसी एक चार्ज को यहाँ पे लाके रखने के लिए हमको ना कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, इसको जहां उठा के रखना चाहो ये वहां चला जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, क्या कोई इसको उठा के यहाँ पे रख सकता है बिना वर्क किए? नहीं, वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपोज कर रहा है, और जितना इसको पास ले जाओगे ना, इसके पास उतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जैसी छोड़ोगे ये भाग जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है ये आप समझ गए। वैसे ही अब हमारे पास क्या है, हमको ना यहाँ पे 4 मासेस लाके रखने हैं। पहला मास यहाँ, दूसरा मास यहाँ, तीसरा मास यहाँ और चौथा मास यहाँ। अब चारों मासेस देखो यहाँ पे मैंने लाके रख दिए। अब इनके बीच में लगेगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो थोड़ी देर के बाद ये देखो इसको अपनी तरफ बुलाएगा, इसको अपनी तरफ, इसको अपनी तरफ, ये भी तो बाकी सबको अपनी तरफ बुला रहा है। तो पता है थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सिनेरियो कैसा होने वाला है? थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सिनेरियो ऐसा हो जाएगा, ये चारों के चारों आपस में जाके चिपक जाएंगे, क्योंकि दो फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। किस फोर्स से? Gm1m2/r² से। तो ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी, इसको भी, ये भी बाकी तीनों को, ये भी बाकी तीनों को अट्रैक्ट कर रहा है। और बाद में ना ये ऐसे बनने वाले हैं। ऐसा बनने के लिए इनके पास कुछ एनर्जी होगी तभी तो बनेंगे। उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ऐसे हो जाएंगे। जब हमारा यूनिवर्स बना था ना, तो यहाँ पे डस्ट ही डस्ट थी बस, और कुछ नहीं। वो डस्ट के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपकते चले गए, चिपकते चले गए ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और चिपकते चिपकते देखो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स बन गए। किसके कारण पॉसिबल हुआ? ये ग्रेविटी के कारण। तो ये चारों भी क्या होंगे? एक साथ आके चिपक जाएंगे। मतलब इनके पास कुछ तो एनर्जी है यार। वही एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो वही एनर्जी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इसका मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। बाद में फिर क्वेश्चन आएगा कि एक ट्राइंगल बनाना है हमको, जहां पे एक ये मास है, एक ये मास है, एक मास ये है, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। या हमको हेक्सागन बनाना है, तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इसमें समझ गए आप? स्क्वायर में तो सब में बना लोगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिख लिया सबने। अब लिखिएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 देखो, हमारा ना फाइनल आउटकम ऐसा होगा। यहाँ पे एक मास होगा, दूसरा मास, तीसरा मास, चौथा मास। इसको मैंने 1 2 3 4 नाम दे दिया है। फाइनल आउटकम हमारा ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये पूरा ब्लैंक स्पेस था, यहाँ पे मैं पहला मास लाके रखने वाला हूं। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है स्क्रीन पे। पहला मास में लाके यहाँ पे रखने वाला हूं ये। बताओ इसके लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कोई इसको अपोज करने वाला है क्या यहाँ? कुछ भी नहीं। तो इसको लाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए मैंने कोई भी वर्क डन नहीं करा। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। पेज पर हट के देखो, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने लिखा है ना कि वर्क डन। किसी भी मास को इनफाइनाइट से उठा के किसी भी प्लेस पे ले जाने के लिए जो वर्क हम करते हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसको तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। हम इसको उठा के यहां से यहां ले आए, हमने कितना वर्क डन किया? 0, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई है ही नहीं। तो लिखिएगा स्टेप 1, टू ब्रिंग मास 1 to bring mass 1 from infinite to पॉइंट 1। इसको मैंने ना पॉइंट 1 नाम दे दिया। इसका सेंटर जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे जिसका नाम है 1। यहां तक लाने के लिए कितना वर्क किया हमने? 0। तो लिख लीजिएगा क्या लिखा है मैंने अभी तक के। ब्रिंग अ मास m, टू ब्रिंग अ मास m from infinity to point 1 is 0, is 0। तो वर्क डन फॉर m1 इज इक्वल्स टू क्या है? 0। क्योंकि इन्फिनिटी से मैंने इसको उठा के लाया, इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई भी नहीं है। आप देखो ये एक कमरा है,
इस कमरे में बहुत सारे एंटिक्स रखे हुए हैं, बहुत सारे एंटिक्स रखे हुए हैं। आप एक एंटिक को उठा के बाहर लेके जाना चाहते हो, बेसिकली चोरी करना चाहते हो। यहाँ पे कोई गार्ड नहीं बैठा है, तो बताओ आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी? कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जीरो मेहनत में ये एंटीक आपका हो जाएगा। तो वैसे ही इसको रोकने के लिए यहाँ पे कोई नहीं था, ये मास एम को हमने यहाँ तक के लेके आया, तो हमको कोई वर्कडन नहीं करना पड़ा। तो वर्कडन कितना होगा इसके लिए? जीरो। पर सोचो यहाँ पे अगर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता तो आपको वर्क करना पड़ता, अगर एक और सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ता। तो वैसे ही अब यहाँ पे होने वाला है। पहले मास को हमने इन्फानाइट से उठा के लाया, हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। अब लिखिएगा स्टेप 2, फॉर ब्रिंगिंग अ मास m at point 2, bringing a mass at point 2, work done is equals to minus g m m upon r। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था ना, हम लोगों ने आज की क्लास में डिवाइड किया है, डिराइव किया है, जी एम एम अपॉन आर। पेज पलट के देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। डिराइव किया है हमने कि एक मास को यहां से यहां तक के इन्फानाइट से इस डिस्टेंस तक के लेके आने के लिए जी एम एम अपॉन आर, इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इतना ही हमने वर्क डन किया है। तो ये M2 को लाने के लिए हमने इतना वर्क डन किया है, जहां पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना L। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे? माइनस जी एम एम अपॉन एल। जिनको अभी समझ में नहीं आया है, देखो ये इन्फानाइट है, यहाँ पे मास रखा हुआ है m1, यहाँ पे मास रखा हुआ है m2, यहाँ पे मास रखा हुआ है m3, यहाँ पे मास रखा हुआ है m4। मैंने इसको उठा के यहाँ तक के लेके आया, यहाँ पे कोई नहीं था रोकने के लिए, तो इसके लिए वर्क डन कितना है? जीरो। लेकिन जब मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये वाला जो है ना, इसको यहाँ पे लाने के लिए फोर्स लगाएगा, उसके अगेंस्ट मुझको एक फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, तो माइनस जी एम एम अपॉन एल। आज किया था ना हमने कि ये हमारी अगर अर्थ है, यहाँ इन्फानाइट से मैं एक मास एम को उठा के इससे आर डिस्टेंस पे लेके आना चाहता हूं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट तक के लाने के लिए? माइनस जी एम एम अपॉन आर। जितनी डिस्टेंस तक के लेके आना है उतना आपको वर्क करना पड़ता है। याद है कि आज की क्लास का? तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस जी एम एम अपॉन आर। किसी भी मास को उठा के लाने के लिए जो हम वर्क करते हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये वाले मास को उठा के लाने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ा? माइनस जी एम एम अपॉन एल। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल, क्योंकि दोनों मास क्या है? सेम है। अब मैं एक तीसरे मास को उठा के इस वाली लोकेशन पे लेके आना चाहता हूं। अब इसको यहां पे लाऊंगा तो कौन कौन अपोज करने वाला है? ये भी अपोज करने के लिए बैठा है, वो भी अपोज करने के लिए बैठा है। इसके ऊपर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? माइनस जी एम एम अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। कितनी है दोनों के बीच की डिस्टेंस? एल। अरे एक ऐसा स्क्वायर बनाना है हमको जिसकी सारी साइड क्या हो? एल। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एल। तो डिवाइडेड बाई एल। इसको जब मैं यहां लेके आऊंगा तो सिर्फ यही अपोज करेगा या वो भी अपोज करेगा? वो भी अपोज करेगा। तो प्लस माइनस ऑफ जी एम एम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एल। अभी एल नहीं है, हमें एक स्क्वायर बनाना है ना, ऐसा स्क्वायर। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। यहाँ पे एक मास, यहाँ पे एक मास, यहाँ एक मास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस कुछ और है। पाइथागोरस लगाओगे तो आपको कितनी मिलेगी वाली डिस्टेंस? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कितना मिलेगा आपको? एल रूट टू। ये वाली डिस्टेंस निकालो, कितनी हो जाएगी ये? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंदर में क्या बचेगा? टू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो एल रूट टू।
तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L√2। तो इसको लाने के लिए ये और ये दोनों अपोज करने वाले हैं, तो मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा यार। अब चौथा वाला पॉइंट पे मैं मास लेके आ रहा हूं, तो उसको कौन कौन रोकेगा, ये भी रोकेगा, वो भी रोकेगा और वो भी रोकेगा। तो देखो यहां पे अब मैं चौथा पॉइंट लेके आ रहा हूं, ये रोकेगा, तो कितना लगाएगा, -GMM कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच, L। ये भी रोकेगा, तो -GMM/L, और ये भी रोकेगा, ये कितना लगाएगा, -GMM/L√2, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L√2। समझ में नहीं आया, रिपीट करना है, रिपीट कर देते हैं इसको। पहला मास में जब उठा के लाऊंगा तो इसको रोकने के लिए कौन है, कोई नहीं। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं, GMM/L²। कोई मास तो आसपास है ही नहीं रोकने के लिए, तो वो वाले मास को क्या लिख दूंगा मैं, 0। तो इसको लाने के लिए वर्कडन कितना करना पड़ा, 0। तो इसको लाने के लिए वर्कडन हमको कितना करना पड़ा, 0। इसको लाने के लिए वर्कडन हमको 0। लेकिन अब मैं यहां पे एक मास को लेके आना चाहता हूं इससे L डिस्टेंस के ऊपर, L डिस्टेंस दूर, क्या ये आने देगा उसको अपने पास, बताओ। पूरी कथा कहानी खत्म हो गई। ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हमें इसको ना यहाँ लाने के लिए रोकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से यहाँ पे मौजूद है। तो हमें इसको यहां तक के लाने के लिए धीरे 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 रोक के लाना पड़ेगा। आप खुद देखो, अगर आप अपनी किसी कार को धकेल रहे हैं, कार बहुत स्मूथली धकेला जा रही है, लेकिन अब आप चढ़ गए एक ओवर ब्रिज पे और उसके स्लोप साइड में, तब आपको धकेलना पड़ेगा कि उसको रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकोगे तो वो तो बहुत स्पीड में आगे निकल जाएगी, तो उसको रोकने के लिए आप वर्क कर रहे हो ना, वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो आपने कार को रोक के रखा हुआ है, तो कार कितनी हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो वैसे ही आपको इसको रोकते रहना है, लेकिन साथ में धीरे धीरे आने भी देना है कांस्टेंट स्पीड से। तो इसको रोकने के लिए हम लोग कितना वर्क करते हैं, देखो इसके सराउंडिंग में कितने मासेस हैं, एक ही मास है, वही इसको अपोज करेगा, तो उसके कारण इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -GM अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L। अब मैं तीसरा मास यहां पे लेके आना चाहता हूं, ये वाला मास, तो इसको कौन कौन इफेक्ट करने वाला है, दोनों इफेक्ट करने वाले हैं। इसके कारण देखो जो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा वो कितना होगा, -GMM/L, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L। ये भी इफेक्ट करेगा, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L√2। तो -GMM/L√2। पहले इसको लेके आया, ये तो बड़े आराम से आ गया। जैसे इसको लेके आना चाहा ना, तो इसने देखा सराउंडिंग में एक मास है, उसके कारण इतना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको लेके आ रहा था ना, तो यहाँ पे दो मास पहले से थे, दोनों इसको ना अट्रैक्ट कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज्यादा इसके ऊपर अब वर्क करके धीरे धीरे इसको यहाँ पे लेके आना पड़ा। तो देखो ज्यादा वर्क डन करना पड़ा ना। अब मैं चौथा मास यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूं, यहाँ पे 3 मास ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 3 मास ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तीनों का इफेक्ट पड़ेगा। इससे डिस्टेंस कितनी है, L, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, GMM/L। इससे डिस्टेंस कितनी है, L, तो -GMM/L। इससे डिस्टेंस कितनी है, L√2, तो -GMM/L√2। इतना काम किया मैंने, तो टोटल कितना वर्क किया, सबको जोड़ दो। क्या समझ में आया, पक्का। तो चलो सबको जोड़ो और बताओ टोटल कितना वर्क डन हमें करना पड़ा। देखो इसको मैं लिख दूंगा -GM²/L। इसको भी वही लिख सकते हैं, इसको भी वही लिख सकते हैं और इसको भी वही लिख सकते हैं। तो टोटल 4 बार क्या लिखा हुआ है, GM²/L, 4 बार लिखा हुआ है ना। और √2 वाला कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2,
तो -2 × gm² अपॉन L√2। भाई वो 4 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, जिसके बेस में L है, तो मैंने 4 × gm² अपॉन L लिख दिया, mm नहीं लिखा, m² कर दिया। अब इसमें से क्या करो, -2 gm² अपॉन L कॉमन निकाल लो, तो इसमें क्या बचेगा, 2। देखो अंदर मल्टीप्लाई होके वापस से -4 gm² अपॉन L मिलेगा। इसमें से क्या बचेगा, देखो 2 तो बाहर निकल गया, माइनस भी बाहर निकल गया तो प्लस मिलेगा, माइनस बाहर निकल गया, 2 निकल गया, g निकल गया, m निकल गया, L भी निकल गया, क्या बचा, 1/√2। 1/√2 कितना होता है, 0.707। मैंने बताया था ये वैल्यू हमको याद रखनी है, ये वाली वैल्यू हमको याद रखनी है। तो 2 + 0.707 यानी कि 2.7, 2.7 देखो -2 gm² अपॉन L, और अंदर में कितना बचा, 2.707 या 2.7 ही लिख लो, बाहर में 2 है, ये 2.7 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बचेगा, -5.4 gm² अपॉन L। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे। आंसर कितना है देखना, वही है ना, क्या ये क्लियर है। मान लो इससे हमें ट्राइंगल बनाना होता, ट्राइंगल, तो पहला मास हम लेके आए यहां पे, इसके लिए वर्क डन कितना किया मैंने, 0, इसके लिए वर्क डन 0। अब जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूं ना, उसकी साइड जो है ना वो L है, एक मास यहां रखूंगा, एक मास को यहां रखूंगा, यहां पे और यहां पे। यहां पे जो मैं मास लेके आने वाला हूं, ये देखो यहां पे मैं एक मास लेके आया, इसके लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये सारी साइड्स L L L है, इसको कौन इफेक्ट करने वाला है, वो तो जब कोई नहीं था तब पहुंच गया, लेकिन अब इसको कौन इफेक्ट करेगा, ये। तो इसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, -gmm, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L। अब ये दोनों पहले से यहां बैठे हुए हैं, जब आप तीसरा कोई मास यहां पे लेके आओगे तो वो दोनों उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, इसके कारण इफेक्ट कितना होगा, -gmm अपॉन L, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, L। ये भी इफेक्ट करने वाला है, -gmm अपॉन L। वेरी गुड। तो टोटल वर्क डन यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, खत्म। क्या समझ में आया। तो ऐसे मैंने ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हाँ, क्या ऐड नहीं करना है, -gmm अपॉन L, -gmm अपॉन L ऐड नहीं करना है। देखो इसके कारण जो इफेक्ट होगा वो -gmm अपॉन L, प्लस इसके कारण जो इफेक्ट होगा वो, पर जो इफेक्ट होगा वो ऑलरेडी माइनस में है ना, तो बीच में भले प्लस का साइन है, पर इस माइनस के कारण क्या हो गया, वो माइनस हो गया। इसका इफेक्ट -gmm अपॉन L, इसका भी -gmm अपॉन L, दोनों को फिर ऐड करना है, तो दोनों के बीच का माइनस साइन ही दिखेगा, है ना। तो ऐसे करके तो आप लोग 50 मास के बीच में भी निकाल सकते हैं। पहले को लाने में 0 वर्क डन, जब दूसरे को लाओगे तो बस इसको कंसिडर करना है, जब तीसरे को लाओगे तो इन दोनों को कंसिडर करना है, चौथे को लाओगे तो बाकी तीनों को कंसिडर करना है। किस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, उसमें टिक मार्क कर लेना। एनसीईआरटी में इसको डायरेक्ट लिख दिया है उसने, आप लोग जब बुक में देखोगे ना तो उसने सीधा ये वाली स्टेप लिखा है ना, उसको बीच का पूरा खा गया है उसने। तो पहली स्टेप क्या है, पहले मास को लाने के लिए वर्क हमको 0 करना पड़ा, दूसरे मास को लाने के लिए हमको इतना वर्क करना पड़ा, ये आपको लिखना है अपने वर्ड्स में। तीसरे मास को लाने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, चौथे मास को लाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। बस सबको ऐड कर देना, बोल देना इतना हमारा इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद देखो उसने ये भी पूछा है कि इसके सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा, इन चारों के सेंटर में
यहां पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है, माइनस जीएम अपॉन आर। इसके कारण भी यहाँ पे कितना होगा, माइनस जीएम अपॉन आर। इसके कारण भी माइनस जीएम अपॉन आर। इसके कारण भी माइनस जीएम अपॉन आर। इसके कारण भी माइनस जीएम अपॉन आर। टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंटू माइनस जीएम अपॉन आर। ये टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, वो सीधा ऐड हो जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट इज इक्वल्स टू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। देखो इस पॉइंट के ऊपर इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस जी एम अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। कितनी है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, हाफ ऑफ एल रूट टू। वेरी गुड। तो हाफ ऑफ एल रूट टू को मैं क्या लिख सकता हूं, एल बाई रूट टू लिख सकता हूं। अभी अभी बच्चों ने निकाला था कि ये वाली जो है ना, ये कितनी है, एल रूट टू है। ये वाली देखो, ये एल रूट टू, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई टू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एल बाई रूट टू। तो इस पॉइंट के ऊपर इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जीएम अपॉन एल बाई रूट टू। इसके कारण भी सेम, इसके कारण भी सेम, इसके कारण भी सेम, इसके कारण भी सेम। तो इंटू 4 कर दिया मैंने सीधे, क्योंकि चारों के चारों से सेम डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल भी चारों के कारण क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। कितना क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं। फॉर्मूले एक बार घर जाके रिवाइज करना है, क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये वाला क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए अब। एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या आप लोग डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हैं। सरफेस अर्थ बनाओगे, उसकी सरफेस से ऊपर कोई पॉइंट दिखाओगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज माइनस 5.2 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल किलोग्राम इनवर्स। आपको याद है ना, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन मास। वर्क डन जूल अपॉन मास, यानी कि किलोग्राम का इनवर्स। एंड द असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, acceleration due to gravity is 6.4 meter per second square. 6.4 meter per second square. Full stop. Calculate the height of that point. Calculate the height of that point from the surface of Earth. From the surface of Earth. Take अर्थ की रेडियस देखो दी हुई है 6400 किलोमीटर। टेक रेडियस ऑफ अर्थ टू बी 6400 किलोमीटर। तो ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर यहां कहीं पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे पता है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, माइनस 5.2 इंटू 10 टू द पावर 7, और जी की वैल्यू कितनी है, 6.4। 6.4। हाँ हाँ, बताओ कितनी ऊपर में वो पॉइंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, माइनस जी एम अपॉन आर। तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किससे, माइनस जी एम अपॉन आर से, इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। और ग्रेविटी वाला फॉर्मूला याद है, क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन 1 बोल दूंगा मैं इसको, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूंगा, और मुझे स्मॉल आर की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें, कुछ दिया हुआ है, बताओ कैसे निकालें। हाँ, अरे तो स्मॉल आर क्या है, आर प्लस एच है। सरफेस के अलावा कहीं भी हो हम उसको स्मॉल आर बोलते हैं। अगर डेप्थ में होगा तो आर माइनस डी हो जाएगा।
और ऊपर है तो r प्लस h हो जाएगा। सॉल्व करो। अगर हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दें तो सब कुछ से सब कुछ कट जाएगा और सिर्फ r बचने वाला है। ऊपर में देखो सिर्फ r और नीचे r स्क्वायर है। तो देखो इक्वेशंस को मैं फिर से लिखता हूं। माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू -5.2 इंटू 10 टू द पावर 7 और जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.4। यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। पोटेंशियल है इतना और जी की वैल्यू है इतनी। फॉर्मूले अगर याद है बस ये सॉल्व हो गया। इससे इसको कट कर दिए। अब इक्वेशन इसको बोल देना 1 और इसको बोल देना 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। जी एम आर कट जाएंगे, बस एक आर बचेगा। बताओ आंसर। नहीं हुआ सॉल्व। अगर मैं दिस डिवाइड बाय दिस कर दूं, दिस डिवाइड बाय दिस, सॉरी ये +7 है ना, दिस डिवाइड बाय दिस, तो जीएम से जीएम कट जाएगा, इस आर से ये इसका स्क्वायर कट जाएगा और क्या मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू 5.2 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 6.4। निकालो। आंसर में क्या पूछा है, अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है। आंसर बताओ। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आप लोगों को, आंसर बताना और घर जाना, मतलब टेस्ट देना। ऑप्शन है 8,000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। ये चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। सब आंसर किलोमीटर में, किलोमीटर 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 किलोमीटर, सारे आंसर किलोमीटर में हैं। 81 नहीं। अच्छा एक बार बताओ, 64 टू जा कितना होता है, 128, 128 टू जा 256, 256 टू जा 514, तो 64 से ये 8 टाइम्स चला जाएगा, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मिलने वाला है। आप लोग चाहो धीरे धीरे भी इसको कट कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा, 8 इंटू, धीरे धीरे कट कर लो, 4 से कट कर लो, फिर इसको भी 4 से कट, इसको ना 52 मान लो, इसको 64 मान लो और कट करते चले जाओ। 8.12, हाँ 0.8, तो उसको हम लोग 8 इंटू 10 to the power 6 लिख सकते हैं। आंसर किस में आएगा ये आंसर किस में आया होगा बताओ, यूनिट क्या होगी इसकी। इसकी यूनिट क्या थी, जूल। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, है ना। तो ये आंसर किस में आया है आपका, मीटर। और ये भी आपने किस में रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में।
तो आंसर किसमें आया है आपका? मीटर में आंसर आया। तो मुझे इसमें से फाइनल आंसर बताओ, क्या है फाइनल आंसर? अब यार इसके आगे मैं क्या बताऊं? मुझे ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी कौन सा सही है? ए, और बाकी सब बोर्ड पे लिखा होने के बाद नहीं बता रहे हैं तो फिर कब बताएंगे? आंसर क्या है तन्मय? अच्छा, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया क्या? सॉल्यूशन समझ नहीं आया क्या? इनसे पूछ रहा हूँ मैं, जय के पीछे। तो आंसर बताओ ना कितना आया? पूरी क्लास का आ गया कि नहीं 8000 किलोमीटर? आंसर क्या है? हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है, और आंसर क्या है? सेंटर से कितना ऊपर है। क्योंकि किसकी वैल्यू आती है इससे? आर की। और आर क्या होता है? आर प्लस एच। क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला है? अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है, तो अर्थ की रेडियस को माइनस करना पड़ेगा ना। यहां से ये जो आर आता है, ये क्या आता है? अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस आती है, ये वाली डिस्टेंस आ गई आर। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है। तो देखो ये आर आया है कितना? 8000 किलोमीटर, और ये कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो बचा वाला कितना हो जाएगा? 1600 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या आंसर है? ये अर्थ के सेंटर से आया है, ये इतना ऊपर। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? अर्थ की सरफेस से कितने ऊपर है ना? समझ में आया ना डिफरेंस? तो कई बार आंसर सही आने के बाद भी क्या होता है, हम लोग गलत पे टिक कर देते हैं। तो ये आंसर क्या आया है? अर्थ के सेंटर से। लेकिन पूछा क्या है उसने? अर्थ की सरफेस से, इसलिए उसमें हमने रेडियस को माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए अब आप लोग सीटी दीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।